तो मैं आपको ये बता रहा था बच्चों कि लास्ट टाइम हमने एक बार याद करो, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ क्योंकि तुम लोग को बीच बीच में डोज देना जरूरी है। मैंने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताया था कि आप अपना टाइम टेबल पे जरूर वर्क करते रहिए। कई बच्चे हैं जो टाइम टेबल बनाना बंद कर चुके हैं। एक ही बच्चा आप में है जो आज तक भी टाइम टेबल बना के रोज भेजता, एक बच्चा। फॉलो अगर करता है तो उसका जो निकलने का यानी कि सेलेक्ट होने का जो टेंडेंसी है वो पहले के मुकाबले अभी 200-300% इंक्रीज हो चुका है होगा। जो लोग टाइम टेबल नहीं बना रहे हैं वो लोग टाइम टेबल बनाने वालों से पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही एसेट है इस तैयारी में, वो है टाइम। अगर टाइम सही से यूज नहीं हुआ तो हमारा दिमाग कितना तेज है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सही चीजें सही समय पे पढ़ के खत्म करनी होगी। हमको आगे भी बढ़ना होगा, हमको जानना होगा कि कितने समय किस चीज को देके उसको समाप्त करना है। तो टाइम का जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा इस तैयारी में। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम टेबल पे काम करो। आज मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को बदलूंगा। मैंने पिछली बार आपको सिखाया कि जो टाइम टेबल आप बना रहे हैं वो डेली बेसिस पे एक रात पहले तो बनाते हैं, उसके बाद आप जरा उस टाइम टेबल को देखिए और एक वीक पहले का डाउट और रिवीजन आज कीजिए। यानी एक वीक पहले जो टाइम टेबल बन रहा था, जो टाइम पर हमने काम किया था, वो टाइम टेबल के पॉइंट्स को आज रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब एक वीक पहले जो पढ़ा उसको आज रिवाइज करो। एक वीक में थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, एक बार रिवाइज करोगे तो चीजें याद आ जाएंगी। ऐसा अगर रेगुलरली चलाओ, अब देखो इसको रेगुलर वे में पकड़ना मुश्किल है और इसीलिए ये टेक्निक से रिजल्ट आते हैं। जो चीजें मुश्किल है वो करेंगे, रिजल्ट अच्छे आते हैं। जो नॉर्मल लोग नहीं कर सकते हैं वो करने से हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को और आगे बढ़ाता हूँ। टाइम टेबल बनाते बनाते रिवीजन कैसे करना है उसकी बात आज करूंगा आपके साथ। टाइम टेबल बनाते बनाते रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। देखो, 4 बातों पे हम फोकस करेंगे आज। हमारे टाइम टेबल जो बना रहे थे और उसमें अब रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसे घुसानी है उसके लिए 4 चीजें मैं देता हूं आपको। एक तो एनसीईआरटी, ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, नीट एंड जेईई मेंस प्रिपरेशन। जेईई एडवांस के लिए क्या चाहिए वो भी इसके बाद बताता हूँ। नीट और जेईई मेंस के पेपर इस साल इजी थे, अगले साल और भी इजी होंगे और उसके नेक्स्ट ईयर और भी इजी होंगे, यानी ये अगले 2-3 साल तक बहुत बहुत इजी होंगे। इसका एक रीजन ये है कि लास्ट ईयर ही कोर्ट में ये पिटीशन डाली गई कि जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते हैं वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने एनटीए से ये जवाब मांगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें जो वही बच्चा कर सकता है जो कोचिंग जा रहा है। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप देते हैं कि कोचिंग जाने वाले को ही फायदा है, जो बेचारा गांव में पढ़ रहा है वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता और 4-4 लाख 2-2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं वो लोग, हम तो कम ले रहे हैं लेकिन और कोचिंग वाले ज्यादा ले रहे हैं। तो उन बच्चों को फायदा देने के लिए आप ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। तो एनटीए ने हाथ जोड़े, बोले सरकार हमसे गलती हो गई, हम ऐसा करते हैं कि आज से क्वेश्चन बा आसान। तो आप देखो इस साल का नीट का पेपर पूरा करकट था, एक सवाल छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाते। एक क्वेश्चन में भी जिसमें लोगों को डाउट था उसमें भी अगर आप एक शब्द पकड़ लेते और उसी शब्द को पकड़े पकड़े ही सॉल्व करते तो हो जाता।
एक ऐसा कंटेनर दिया था जिसमें हीट रेजिस्टेंस कंटेनर था, हीट फ्लो नहीं करने देने वाला कंटेनर था, और उस कंटेनर को एक वैक्यूम से हीट रेजिस्टेंट कंटेनर से जोड़ दिया, तो गैस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर जाने लगी। अब जब हीट रेजिस्टेंट कंटेनर है यानी कि इंसुलेटर से बने हुए कंटेनर है, तो यानी बाहर से कोई हीट अंदर और अंदर की कोई हीट बाहर, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। कौन सा प्रोसेस, बोलो, पूछा कौन सा प्रोसेस है? एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर गैस जा रही है, कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। समझ गए क्या? तो एक ही सवाल में इसमें क्या लोगों को कंफ्यूजन था, मुझे भी पढ़ते ही कंफ्यूजन होता था। कंफ्यूजन ये था कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब गैस जा रही है तो दूसरे कंटेनर में वैक्यूम है, और वैक्यूम में जब गैस जाती है तो फ्री एक्सपेंशन होता है, ऐसा सुना है कभी आपने? और फ्री एक्सपेंशन में कोई वर्क डन नहीं होता, तो वर्क डन नहीं होता, वर्क डन नहीं होता तो आइसोकोरिक बोल सकते हैं। प्लस वर्क डन ही नहीं होता तो इसमें टेम्परेचर चेंज भी नहीं होता, क्योंकि हीट आ नहीं रही है, वर्क डन हो नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन बीच में क्वाजी स्टैटिक ही नहीं है, मतलब कि अनडिफाइंड स्टेट पे है सारी गैस, तो बीच में कोई प्रोसेस डिफाइंड ही नहीं हो रहा। फिर भी हीट नहीं जाना सबसे मेन मुद्दा है इस कहानी का, और हीट नहीं जाना मेन मुद्दा है, इसलिए प्रोसेस का नाम पहले ही डिफाइन हो चुका है, क्या? एडियाबैटिक। खैर, ये तो मैंने वहां पे ले गया आपको, लेकिन आप देखो तो नीट में पेपर अब आसान है, जेईई मेंस के पेपर भी देखोगे तो बहुत आसान है। आसान पेपर का मतलब है आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा लॉजिक भी समझो इसका। अगर मान लो मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर हूं और मैं बहुत मतलब साइंटिस्ट लेवल पे एक इंसान हूं, तो एनटीए मुझसे फोन करके बोलता है कि सर आप इतने महान साइंटिस्ट हैं, आप हमारे लिए बहुत ही लॉजिकल और बैलेंस्ड पेपर बना दीजिए जेईई का। तो अब मैं साइंटिस्ट हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, मुझे इतना आता है कि मैं अगर अपने नॉलेज से क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा तो बच्चे रो देंगे। तो सबसे पहली बात मैं पूछूंगा, भाई पेपर जो बनाना उसका लेवल क्या रखना है? वो बोलेंगे सर जो 12वीं क्लास का बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी है, वो पेपर देख के पॉटी ना कर दे, नॉर्मल रहे, है ना, वो उसको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल जीवन बर्बाद हो गया उसका। तो मैं कहूंगा कि चलो ऐसा मतलब एनसीईआरटी बेस बनाना ना, तो पहला मेरा काम क्या होगा, मैं एनसीईआरटी बुक उठाऊंगा, उसमें देखूंगा और उसी से 10-15 सवाल लाइन बाय लाइन उठा के रखूंगा, जिससे कि उन बच्चों को डायरेक्ट फायदा मिले जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि आप एनसीईआरटी बुक को रीड करने का कॉन्सेप्ट अब कहानी स्टार्ट कर दीजिए। करना ही है, कैसे? बहुत तेजी से पढ़ना है, ऐसा लाइन, ऐसा पेन रखा, पेन मतलब पेंसिल रखी, लाइन पढ़ते जाओ। कहीं कहीं एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो स्पेसिफिकली उस बुक में ही होते हैं। जैसे कौन सा मटेरियल डायमैग्नेटिक है, मैंने एक बार अभी बोला कि आप इस चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ लो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कभी आ गया ऐसा एग्जांपल कि ये जो निकल है ये फेरोमैग्नेटिक है कि नहीं, या डायमैग्नेटिक का कोई 2 एग्जांपल लिख दिए और पहचानने को आ गया कि इनमें से कौन सा मटेरियल यूज होगा परमानेंट मैग्नेट बनाने में, तो तुम एनसीईआरटी पढ़ के उसमें लिखा ही है, 4-5 एग्जांपल परमानेंट मैग्नेट के लिखे हैं, 2-4 इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिखे हैं, कौन किस में यूज हो रहा है। अब ये सारी चीजें वैसे तो रटनी नहीं है, लेकिन 1-2 बार भी पढ़ोगे तो दिमाग में पिक्चर बनती है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स या इंफॉर्मेशन आपको ये याद नहीं रखना कि कौन से साइंटिस्ट ने ये लॉ कितने बजे बनाया था या किस ईयर में बनाया था, ये सब नहीं याद रखना है, लेकिन कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, किसमें किस रेजिस्टेंस को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है, कार्बन बेस्ड क्या है। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, वो कॉन्सेप्ट नहीं होते, लेकिन एक बार पढ़ना चाहिए। हमारा काम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। अगर मैं ये सब चीजें रटाने में आपको बिजी हो गया
तो हम फिर कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सीख पाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी में लिखी हुई चीजों को आप खुद आपको करना है। दूसरा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, इसको थोड़ी देर बाद मैं आपको आखिरी में डिस्कस करूंगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या रखना है, कैसे बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, कितने करने हैं 15 इयर्स के, इसको भी अभी करते हैं। और जितने भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। हजारों लाखों सवाल करने नहीं है, हजारों लाखों चीजें सीखनी नहीं है, वही आ रही हैं बार बार घूम घूम के, वही आ रही हैं, वही कॉन्सेप्ट, वही कहानियां, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम कहाँ बिजी हैं कि और सर 50 सवाल दे दो और 100 सवाल कर लेता हूं, और 100 सवाल करने के बाद भी उसका क्या क्रक्स निकला वो भूल गए एग्जाम के पहले। तो देखते हैं आगे कैसे इसमें हमको आगे बढ़ना। एनसीईआरटी में क्या करना है, आप लोग चाहो तो ये नोट करते चलो, क्योंकि ये बार बार ऐसा रिपीट नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में आपको ये मैंने दोनों चीजें बोल दी, और बुक रीड करना और फास्ट करना। इसमें जीवन नहीं बिताना बच्चों, फास्ट करना, फास्ट। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मान लीजिए हमने फैराडे लॉ और लेंज लॉ करा दिया। एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लो, 15 मिनट भी नहीं लगेगा। तो आपको लेकिन अपने टाइम टेबल में इसको हर दिन कर देना पड़ेगा। बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आप अगर चेक लिस्ट रखो कि ये 4 चीजें हमने करना है कि नहीं करना, ठीक है, तो आपने ये बुक को डेली ही पढ़ना है। अगर इस बुक का आज कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो हमने क्लास में किया या हम आगे ही नहीं बढ़े, तो उस चैप्टर को करना है जो टेस्ट में आ रहा है और पिछले साल हुआ। जैसे वेव अगर हो रहा है तो वेव का एनसीईआरटी पढ़ लो, इसको लेकिन पढ़ना डेली है, ना ये चैप्टर या तो पुराना एक चैप्टर। इसके सारे सॉल्व एग्जांपल को बार बार रिवाइज करो, मतलब कि आप इसको बहुत ध्यान से देखो। सॉल्व एग्जांपल से 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर हर चैप्टर में 6 या 7 सॉल्व एग्जांपल हैं, 40 चैप्टर हैं या 30 चैप्टर्स हैं, तो 30 into 7 200 सवाल हो गए। 200 सवाल केवल देखने, समझ गए? हमेशा वो सवालों को देख के आप क्लियर रहो कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ, और इससे डायरेक्ट 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जैसे जो चैप्टर फिनिश हो गया इसको भी समझना है। चैप्टर फिनिश हुआ, जैसे मैग्नेटिज्म अभी फिनिश हुआ, कई बच्चे मैग्नेटिज्म का बुकलेट कर रहे हैं, तो चैप्टर फिनिश हो गया, तो बुकलेट सॉल्विंग चल रही है। बुकलेट सॉल्विंग के बाद हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस चैप्टर के मिले, तो हमने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कम से कम 15 साल के क्वेश्चंस हमारे पास चैप्टर के होने चाहिए। उससे पुराने हैं तो वेलकम, उससे कम नहीं होने चाहिए। 15 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और उसमें से मान लो हमारे को 70% एक बार में ही सॉल्व हो गए, 20-30% रह गए, उसको हमने किसी दोस्त से डिस्कस कर लिया, टीचर से डिस्कस कर लिया, कुछ नहीं मिला तो उसका सोल्यूशन देख लिया। नेट पे सबके सोल्यूशन पड़े रहते हैं, नहीं तो आपके पास सोल्यूशन वाली बुक भी रहती है। तो आप इसके सारे क्वेश्चन जो नहीं सॉल्व हो रहा उनके सोल्यूशन देखो। फिर जब आप अपनी बुकलेट को देखोगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखा था, तो हर सवाल के आजू बाजू जो जगह है उसमें कॉन्सेप्ट का नाम लिख दो। इसको सॉल्व करने के लिए किस कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, कहां पे लिखना है, बुकलेट में ही लिख लो भाई, या जिस बुक में कर रहे हो।
क्योंकि जब आप फाइनल एग्जाम के पहले, यानी फाइनल एग्जाम के 1 महीना पहले सारे चैप्टर रिवाइज कर रहे होंगे, तब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके पास टाइम नहीं होगा। उस समय जहां तुमने सॉल्व कर रखा है वो सॉल्यूशन आप देखना, और अगर सॉल्यूशन देखने का जब टाइम खत्म होने लगेगा तब हम लोग केवल बुकलेट ही देखेंगे कि भाई इस बुकलेट में पहले सवाल का क्या कॉन्सेप्ट था, दूसरे का क्या था, तीसरे का क्या था। अपने आप आपके दिमाग में पिक्चर बनने लगी। इसको मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन। हर क्वेश्चन किस फॉर्मूले से बेस्ड है और उस सवाल में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए। जैसे किसी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे कर दिया कि एक डिस्क को सर्कुलर मतलब किसी मोशन में घुमा के उसमें पार्टिकल रख दिया और फिर पूछा इस पार्टिकल का रखने के बाद इस डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी क्या है। आपको कॉन्सेप्ट पता है कंजर्वेशन ऑफ, बोलो। एक डिस्क ऑलरेडी घूम रही थी, उसके किनारे में पार्टिकल चिपका दिया, चिपकाने के बाद बोला, बिल्कुल सही, आपको पता कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इसी सवाल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व है। क्या ये बात समझे? मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसका बेस कॉन्सेप्ट तो है ही। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख देंगे, लेकिन I भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने दो चीजें उस पे लिख दी क्वेश्चन में, केवल ये लिख दिया क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और मतलब या तो ऐसे लिख दो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और दूसरा I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो mr²/2 डिस्क का होता है या कुछ ऐसा, आपने हिंट में वही लिख दिया। तो कभी भी वो क्वेश्चन देखोगे तो आपका दिमाग एकदम तैयार रहेगा कि ये सवाल तो बहुत इजी है, ये तो हमें याद ही है, ये तो हमें आता है। 15 साल के पेपर में से, पिछले 15 साल के पेपर में से आपको 40 से 50% पेपर में हर बार दिखा दूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत अलग होती है, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस में, जेईई मेंस और नीट में पुराने क्वेश्चन या पुराने से मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक मुद्दा है। दूसरा, इसमें कौन सा फॉर्मूला, जैसे I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2 फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट है। ट्रिक्स क्या है? कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व ही नहीं हो रहा है, या आपको कोई स्पेसिफिक बात याद रखनी है। जैसे कि किसी क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो है, लेकिन कौन से एक्सिस के अबाउट है वो खास बात है। कि इसमें एक्सिस ICOR वाला या रोलिंग में कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट कंजर्व करते हैं तो आंसर आ रहा है, बाकी दूसरे पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं तो नहीं आ रहा। तो वहां पे हमने लिख दिया कि कंजर्वेशन है अबाउट पॉइंट P, और मैंने ऐसे बना के यहाँ पे पॉइंट P लिख दिया। तो मेरे को जब भी मैं इसको रिवाइज करूंगा तो मुझे दिखता रहेगा कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम इसको नॉर्मली देख रहे हैं तो ये फैल जा रहा है सवाल, किसी और पॉइंट के अबाउट सॉल्व कर रहे हैं तो नहीं होता है ना। या फिर हमको ऐसा आइडिया लग जाता है ना कि ये कंस्ट्रेंट रिलेशन बना रहे थे इस क्वेश्चन में, लेकिन नॉर्मली ऐसे बना रहे हैं तो गड़बड़ आ रहा है। बट जबकि हम थोड़ा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करके देखें तो डबल मोशन है, इसमें ब्लॉक नीचे भी गिर रहा है, राइट में भी चल रहा है तो टेढ़ा जा रहा है। तो हम नीचे ऊपर वाला एक कंस्ट्रेंट रिलेशन बना रहे हैं, आगे नहीं चला रहे, तो उसमें क्या कोई भी हिंट ऐसा आप बुकलेट में ही सॉल्व करते करते ही लिख दीजिए। ये अभी करना पड़ेगा, ये 6 महीने बाद नहीं होगा। आप ये मत कहिए कि हाँ सर हम एक दिन जब हम सारे कर लेंगे ना तब करेंगे इसको, सारे नहीं। जो चैप्टर चल रहा, मैग्नेटिज्म खत्म हुआ तो मैग्नेटिज्म का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते समय ज्यादा केयरफुल रहना, ये हमारा खजाना है। इससे 40% 30% सवाल के कॉन्सेप्ट मैच करेंगे। तो उन क्वेश्चंस को लूज नहीं करना, उस हर सवाल का अगर आपको नहीं आता सॉल्यूशन, यार सॉल्यूशन देख लो ना, हम वही सवाल दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उससे मिलती जुलती बात आ गई तो हमको पता तो रहे कि इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व है। बस हमको सीखना ही तो है, ये थोड़ी ना चैलेंज लेना है सर हमसे तो पहली बार में सॉल्व ही नहीं हुआ, हम तो बर्बाद हो गए। अरे पहली में नहीं हुआ तो आएगा ना, पेपर के पहले करना बस। ये 3 चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अब जो टेस्ट हम देते, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। लेकिन मान लो मैंने लास्ट टेस्ट दिया और उसमें मुझे
कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, कुछ हुए। कोशिश करो क्वेश्चन आपसे दोबारा अटेम्प्ट करके सॉल्व हो जाए, मतलब घर आके जो नहीं सॉल्व हुए करके खत्म करो। नहीं हो रहा है दोस्तों से डिस्कस करो, उसके सोल्यूशन कहीं से अरेंज कर लो, या तो टीचर से मांग लो, नहीं तो नेट पे पड़े रहते सोल्यूशन, आप उसके सोल्यूशन देख लीजिए, मुझसे भी डिस्कस कीजिए। तो डाउट क्लियर करना है, लेकिन उसको नोट जरूर करना है। डाउट को क्लियर भी करना है और उसको नोट करना है। नोट करना है, कोई फॉर्मूला जो तुमको नहीं आता था उसको नोट करना है, ठीक। तो हर टेस्ट के पेपर को संभाल लो, पेपर तो होता नहीं, अब तो ऑनलाइन है, फिर भी मान लो तुमने उसका फोटो खींच लिया या क्वेश्चन लिख लिया, ये सवाल हमारे को चैलेंज किया, ये सवाल में मैं फंसा, तो नोट कर लीजिए। फिर यहाँ लिखा एनालाइज एंड रिकॉर्ड मिस्टेक, इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है जो आप लगातार कर रहे हैं, उसको लिख दीजिए। एक टेस्ट जो 3 घंटे का है, अगर उसमें 25 क्वेश्चन है, मैं जेईई मेंस की बात करूं, 25 क्वेश्चन है, उसमें से ऐसे 5 या 10 सवाल ही होंगे जिसमें तुम्हें चैलेंज होगा या प्रॉब्लम होगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि सर मुझसे तो 5 ही सही हुए, 20 तो गलत ही हो गए, तो 20 गलत हो गए, फिर भी ऐसा थोड़ी ना होगा कि 20 गलत में सारे गलत क्वेश्चन का तुम्हें कुछ हवा ही नहीं है या सीखना ही है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे नालायकी में ही गलत हो जाते हैं तुम लोगों से कि तुम ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो आपको क्या करना है, हर सवाल जो गलत हो रहा है उसको नोटिस करना। अगर आप 10-15 मिनट भी टेस्ट के बाद लगाएंगे या 1 घंटा भी लगाएंगे, तो उस टेस्ट के सारे मिस्टेक्स आपको पता चल जाएंगे, उसको लिख लो। जो नहीं आता था उसको क्या नोट्स चाहिए, क्या फॉर्मूला चाहिए, वो लिख लो। और ज्यादातर क्वेश्चंस जो तुमने सॉल्व किए या तुमसे नहीं हुए, उनमें कौन सा कॉन्सेप्ट, फिर से वही कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन है कि आप कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे थे उसको वो लिख लो। जो नहीं हो रहा है उनको भी लिख लो, और जो हो रहे हैं तो ये काम 2-3 दिन में करो, ये काम तुरंत कर सकते हो कि भाई कहां मिस्टेक हमसे हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं इस समय कि आप जैसे कई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा अभी भी नहीं आ रहा है। मतलब आप टेस्ट पेपर में आपका नंबर कम आ रहे हैं जिस हिसाब से आप 10-10 घंटे 15-15 घंटे दे रहे हैं। ये मान के चलिएगा जो 10-15 घंटे से कम पढ़ रहा है वो तो वैसे भी जस्टिस नहीं कर रहा। मतलब अगर कोई कहता सर 4 घंटे हम पढ़ते हैं रोज और मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा बेटा पहले ग्रो अप, पहले एडल्ट्स की कैटेगरी में आओ, पहले सीनियर वेटरन लेवल पे खेलो, तब बोलो कि सर सेंचुरी बन रही कि नहीं। पहले ही तुम प्रैक्टिस तो हो नहीं रही, 4 घंटा में कुछ नहीं कर पाई हो। क्या करना है, दिन रात जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही था, लेकिन हर चैप्टर में आपने अगर 200 क्वेश्चंस किए और टेस्ट से पहले वो सारे 200 क्वेश्चंस का क्रक्स तुम्हारे दिमाग में नहीं है, तो तुमको वैसे भी रिजल्ट नहीं आएगा। टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी सिखाऊंगा, लेकिन टेस्ट प्रिपरेशन का आज से सबसे इंपॉर्टेंट हथियार बनेगा शॉर्ट नोट्स। आज के बाद बच्चों इस पे बिल्कुल घुस जाना। हाँ भाई बोलो, घुस जाना है इस शॉर्ट नोट्स पे। कैसे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। सेपरेट नोटबुक अगर नहीं है तो लूज पेज बनाओ, लूज शीट्स होते A4, कोई एक लंबी सी बुक ली, उसको या तो 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया या 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, और यहां से पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक बार याद करो, मैंने किसी चैप्टर में पहले आपसे फॉर्मूले बनवाए भी हैं, याद है क्या आपको? लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बनवाए हैं, ऐसा याद है क्या?
ऐसा अब जिस चैप्टर में भी आपने नहीं किया वो करना है। अब फॉर्मूले की लिस्ट से भी थोड़ा आगे बढ़ना है। कैसे? सेपरेट नोटबुक और छोटा छोटा लिखना, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें लिखनी है, कीवर्ड्स लिखने, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, और चाहो तो पेज के नीचे आप इस एब्रिविएशन को अगर भूलते हो तो एक बार लिखो कि CAM का मतलब क्या है, नोट्स में यही लिखो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान जो अपने कीवर्ड बना रहा होगा उसको ये पढ़ने में दिक्कत आएगी बाद में कि यार इसका मतलब क्या, हमने तो TAP लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा क्या है। समझ गए? अपने शॉर्ट वर्ड्स तो याद है, अपनी लैंग्वेज को किसी से शेयर नहीं करना। सिंबॉलिक डायग्राम्स बनाइए। जैसे मान लो एक बार हमने क्वेश्चन करा कि कभी भी कोई थ्रेड टेढ़ा ऐसा दिखे तो इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता होगा और एक वर्टिकल फोर्स लगता होगा। हमने लिखा tan थीटा इक्वल टू, या थीटा ले लिया, हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल। अब इसमें कहानी पूरी लिखने की जरूरत नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम सूडो फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे जा रहा है तो वो पीछे जा रहा है, छोड़ो ना, हो गया। तो जब देखोगे इसको आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी। इसी तरीके के कुछ जनरल रिजल्ट आप केवल सिंबॉलिक लिखिए, और अगर आप सिंबॉलिक नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको और बार-बार रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आपके दिमाग में सिंबल्स बनने चाहिए। तीसरा जो फॉर्मूले हैं वो तो हमें लिखनी, फॉर्मूले की लिस्ट तो हर चैप्टर में होती है। समझ गए क्या? सिंबॉलिक डायग्राम किसके बनाने हैं? जो मेन क्वेश्चंस थे उनके बनाने, मेन क्वेश्चंस। और ट्रिक्स किसकी लिखनी है? जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो नॉर्मली सॉल्व नहीं होते, जिसमें पढ़ के मिस्टेक हो जाती है, उसकी ट्रिक्स लिखनी है कि ऐसा सवाल था, डायग्राम बना लो बेसिक। और इस सवाल में नोटिस करने लायक बात यह है कि इसमें फ्रिक्शन का वर्क हमें लेना पड़ेगा, या इसमें इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल वाला भी इंक्लूड करो, या इसमें एक्सटर्नल पावर जनरेटेड निकालना है तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस का पावर सबट्रैक्ट करो, जो भी है। तो इस तरह के कुछ गेम आप शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा। अब इस नोट्स में जो मटेरियल है वो आएगा कहां से, मतलब कहां से डालेंगे मटेरियल, किसके सिंबॉलिक लिखें, किसके कीवर्ड लिखें, किसके फॉर्मूले लिखें, वो यहां से आएगा। सबसे मेन सोर्स ऑफ शॉर्ट नोट्स है क्लास नोट्स। क्लास में आप देखते होंगे कि ज्यादातर इंपॉर्टेंट या जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो डिस्कस होती हैं, उसमें एक आध हायर लेवल की चीज भी मैं टच करता हूं, और एक एक एग्जांपल वेरिएशन के साथ में बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक मैंने बोला कि अगर टाइम इंटरवल इक्वल हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये, और डिस्प्लेसमेंट इंटरवल इक्वल हो तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वो। ऐसे मैंने दो केस बताए, तो वो क्लास में एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 उसका मैंने लिया हुआ है। तो आप उसी तरह क्लास नोट्स में जैसे 2 पॉइंट उठाए, 2 पॉइंट का आपने शॉर्टकट में कीवर्ड्स लिख दिए, टाइम से एवरेज वेलोसिटी, टाइम से डिस्टेंस से एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्लास नोट्स है। और क्लास नोट में जो एग्जांपल्स हमने किए हैं, यानी क्लास में जो एग्जांपल किए हैं उसको भी घुसा देना है इस शॉर्ट नोट्स में। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स मैंने आपको बोला, हर दिन एनसीईआरटी आधा घंटे पढ़ो, 15-20 मिनट पढ़ो, और जितना तुमने पढ़ा उसमें से जो भी 3 या 4 पॉइंट तुमको लग रहा है कि ये पॉइंट मुझे लिख लेने चाहिए, नहीं तो हम भूल सकते हैं, ठीक लग रहे हैं पॉइंट, उनको डाल दो शॉर्ट नोट्स में डाल दो। यानी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट नोट आपके पास आ जाए। कोशिश ये करो कि एक पेज में 15-20 पॉइंट आ जाए और 5-6 पेज का बंच छोड़ दो आगे। तो वो जैसे जैसे तुम एक एक चीज करते जाओगे शॉर्ट नोट्स में वो चीजें शामिल होती जाएंगी, और आप हर बार जब उसको पढ़ोगे आपका रिवीजन हो जाएगा। तीसरा है बुकलेट और बुकलेट के सॉल्व एग्जाम्पल्स।
इनके चीजों को भी शॉर्ट नोट्स में डालो। टेस्ट की अभी जो मैंने बात किया कि टेस्ट जब लेते हैं तो टेस्ट में जो गलतियां होती हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए और जो फॉर्मूले यूज करने थे उसको भी शॉर्ट नोट्स, जो नहीं सॉल्व हो रहा है इसका मतलब शॉर्ट नोट्स में नहीं उसको भी डालो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनके तो कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन कर लिया आपने, आपने लिख दिया हर सवाल में, वो बुकलेट में लिखा हुआ है। तो जब ये सब कर लोगे तो बुकलेट उठा के पलटोगे तो तुमको हर एक का फॉर्मूला दिखेगा। अगर वो फॉर्मूले ऑलरेडी इस शॉर्ट नोट में इंक्लूडेड है तो लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सवाल होगा जो अलग ही भाग रहा होगा। 10 साल में एक सवाल ऐसा अनयूजुअल होता है जो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा होता था। आपको पता है कि इसमें एक ट्रिक है, इसमें एक फफूंद है, तो आप उसमें फफूंद नाम से लिख दो, ये फफूंद है, ये गड़बड़ थी इस सवाल में, इस ईयर में ये चीज ऐसी पूछी गई जो लोगों को नहीं पता थी, वो ट्रिक भी डाल देते हैं। और अदर बुकलेट्स जैसे कि एलएम की बुकलेट अगर आप देखें या हमारी भी बुकलेट देखें तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले क्या नहीं करना है, एज इट इज छापना नहीं, जो चीज का सेंस आपके दिमाग में नहीं बन रहा। जैसे एलएम की बुकलेट में कोई ऐसे केस का फॉर्मूला है जो ना तुम्हें आता है, ना तुमने पढ़ा है, ना तुमको कोई सेंस बन रहा है, उसको लिखने का फायदा नहीं, क्योंकि वो रियलाइज कभी करोगे वो नहीं कर पाओगे। तो फालतू में शॉर्ट नोट्स नहीं करने कि तुमने एक किताब से उठा के इसमें छाप दिए, छापना नहीं, वही करने हैं शॉर्ट नोट्स में जो क्लास नोट्स में, क्योंकि क्लास में सबसे ज्यादा समझते हो तुम, तो क्लास में जो हुआ वही सबसे ज्यादा क्लोज टू योर हार्ट होगा, और क्लास नोट्स में जो तुमने लिखी हुई बातें हैं वही सबसे ज्यादा इजीली तुम लिख पाओगे, वो पहले लिखना है। एनसीईआरटी रोज पढ़ते होगे तो उसकी बातें भी लिख पाओगे। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बुकलेट के क्वेश्चन करें तुमने तो उसके स्पेशल ट्रिक्स और पॉइंट्स भी लिख पाओगे। लेकिन आलतू फालतू कोई भी बुक उठा के उसके फॉर्मूले छापने की बजाय जो तुम पढ़ चुके हो फॉर्मूले उन्हीं पे ध्यान देना। फिर भी अगर कोई ऐसा फॉर्मूला या पॉइंट हो गया जिसके 2 सवाल आए हैं लेकिन वो तुमने पढ़ा ही नहीं था, 2 बार क्वेश्चन आया है 10 साल में, तो तुम उसको भी लिख लो और उसको रटने की कोशिश करो। ये सभी सब्जेक्ट ऐसे ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब बातों का कोई सेंस बन रहा होगा तुम्हारे दिमाग में कि हमको क्या क्या डालना है। हालांकि मैं इसको अभी भेज दूंगा आपके ग्रुप में, तो आप ये सारे पॉइंट पर वर्क कर सकते हो। अब अगले टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें? अगले टेस्ट की प्रिपरेशन करने का तरीका है कि रिवीजन कभी भी स्टार्ट नहीं करना होता। रिवीजन का कोई स्टार्ट पॉइंट नहीं होता, रिवीजन हमेशा ऑनगोइंग है। कैसे? अगर मैंने आपको बोला नेक्स्ट टेस्ट में वेव और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और मान लीजिए अभी तक मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हुआ, मान लो आज से 15 दिन बाद मैग्नेटिज्म के चैप्टर का टेस्ट है और मैग्नेटिज्म चल रहा है, या जैसे अभी नेक्स्ट टेस्ट में ऐसा हो सकता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कुछ पूछ बची हुई है और लेकिन 60% 70% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो गया। 2 हफ्ते बाद टेस्ट है तो मुझे आइडिया है कि वो तब तक तो फिनिश ही हो जाएगा, तो मैंने पूरे ईएमआई का टेस्ट लगा दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि सर एक बार ईएमआई फिनिश कर दें तब फिर हम रिवीजन स्टार्ट करें। ऐसा करना महामूर्खता। क्या करना है, हमेशा टॉपिक को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो। रिवीजन कभी स्टार्ट मत करो, रिवीजन हर दिन चलेगा, हर दिन घुमाते रहेंगे प्रोसेस। हर टॉपिक को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड करो। सबसे आसान उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है जो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं, जैसे वेव। मैंने पढ़ाते हुए भी कोशिश करता हूं कि हर टॉपिक को 3 से 4 पार्ट में तुम देखो, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो एनसीईआरटी या एचसीबी उठाइए और उसमें दिए हुए कुछ बंच ऑफ पेजेस में टॉपिक को 3 से 4 पार्ट में रफली डिवाइड कर दीजिए कि 4 हेडिंग का दिएगा। और अगर आपके पास 2 वीक्स का टाइम है, यानी मान लो 14 डेज है, तो आपको पता ही ये 4 टॉपिक फिनिश करने में हमको 2 से 3 दिन लगेंगे हर टॉपिक को करने। 2 से 3 दिन एक टॉपिक को पर टॉपिक।
ये स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है क्योंकि मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि आप लोग कब करते हैं, जब टेस्ट, जैसे आज संडे है, अगले संडे को टेस्ट है आपका, तो आप थर्सडे शाम तक जागते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को मुझे रिवीजन करना है, कौन सा टॉपिक रिवीजन करना है। वैसा नहीं होगा, कौन सा टॉपिक रिवीजन करना है वो, ये टेस्ट इस संडे अगर हो गया तो मंडे से अगले टेस्ट के टॉपिक्स के रिवीजन करना स्टार्ट करना। अगर आपको ये नहीं पता है कि अगले संडे को कौन सा टेस्ट होगा, तो जो करंट टॉपिक चल रहा है उसके पीछे, क्योंकि करंट टॉपिक के आने का चांस अगले टेस्ट में काफी रहता है, तो करंट टॉपिक या जो भी रिसेंटली फिनिश टॉपिक है वो तो आएगा। जैसे मैग्नेटिज्म फिनिश होने के बाद मैग्नेटिज्म का तो टेस्ट होगा ही ना भाई, तो मैग्नेटिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड करो कि करंट कैरिंग वाला मैग्नेटिज्म होता है, एक अर्थ मैग्नेटिज्म होता है, एक मैग्नेटिक फोर्स वाला पार्ट था, एक हिस्टेरेसिस और मैग्नेटिक मटेरियल वाला पार्ट था। ये 4 हिस्से। फिर पहले हिस्से में हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट कैरिंग वायर वाला, तो उसको 2 दिन में रिवाइज करना है। अब आगे चैप्टर कहां जा रहा है वो छोड़ो ना, फिनिश हुआ मैग्नेटिज्म नहीं हुआ क्या छोड़ो, तो अब तक जो हो गया उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करो, आगे जो आ रहा है वो चौथा पार्ट हो जाएगा, उसके आगे जो आ रहा है वो 5वां पार्ट हो जाएगा, अगर जुड़ा हुआ चैप्टर चल रहा है। तो 2 से 3 दिन लगाओ हर टॉपिक को फिनिश करने। और व्हेन टू स्टॉप रिवाइजिंग, संडे को टेस्ट है तो सैटरडे रात तक रिवीजन चलता है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या कि बहुत धुआंधार तैयारी करा और लास्ट डे मतलब जब टेस्ट है तब कुछ याद ही नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आ रहा, मतलब इतना पढ़ पड़ा क्या है कोई ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, हमेशा होता है, हमेशा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप रुकते ही नहीं रिवाइज कर, आप रुकते ही नहीं। मतलब ये कुछ ऐसा है कि बॉडी में अगर कमजोरी लग रही है तो तुम अपने आप को कह रहे हो कि कमजोरी जब लगती है ना तो हमको ना खाना खाना चाहिए, तो खाना खाना चाहिए, लेकिन खाना पचाना भी तो चाहिए। खाते थोड़े ना जाओगे 50, 60, 100 रोटी, 120, 103, यहां तक भर गया, मुंह में रोटी डाल के अंदर खा जाओ सब, खाते नहीं जाना, उसको डाइजेस्ट भी करो, उसके न्यूट्रिएंट्स भी तो लो। स्टॉप रिवाइजिंग कब? 36 आवर्स बिफोर द टेस्ट। आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और किसी बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारा करना है मंडे से लेकर, ये जो संडे टेस्ट हुआ तो मंडे से स्टार्ट करके अगले फ्राइडे तक, फ्राइडे रात तक जितने क्वेश्चंस करने हैं, जितने नोट्स बनाने हैं, जितने शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन देख के जितने एग्जांपल, शॉर्ट नोट्स बस बनाने में एनर्जी लगानी है। हमने 50 सवाल आज किए, तो 50 सवालों के मेन क्या 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 हमने क्रक्स निकला, उनको शॉर्ट नोट्स में डाला। आज मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, उस एनसीईआरटी में क्या हमारे क्रक्स क्या निकला, क्या चीज 2 पॉइंट 3 पॉइंट क्या सीख गए, शॉर्ट नोट्स में डालो। तो आज से हमको सारी एनर्जी शॉर्ट नोट्स भरने में डालनी है कि शॉर्ट नोट्स जो सीख गए उसको शॉर्ट नोट्स में डाल, जो सीख गए उसको शॉर्टकट बना के डाल दिया। और एग्जाम के दिन यानी कि पूरा सैटरडे और जब तक संडे को टेस्ट नहीं होता, केवल शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं। किसके शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं? उन्हीं 2 टॉपिक्स के जो टेस्ट में आ रहे हैं। 2 टॉपिक पर सब्जेक्ट हो गया, 6 टॉपिक। ये 6 टॉपिक के शॉर्ट नोट्स को 1.5 हफ्ते में तुमने शॉर्ट नोट्स हर दिन भरे हैं। पहले दिन उसके पहला टॉपिक को तुमने निपटाया, उसके शॉर्ट नोट्स में डाल दिया। दूसरे दिन दूसरा सब टॉपिक उठाया, या पहले 2 दिन एक सब टॉपिक को फिनिश किया, दूसरे 2 दिन दूसरे सब टॉपिक को खत्म किया, तीसरे 2 दिन तीसरे सब टॉपिक को खत्म किया, और तुम अपना बैंक बना के उसमें डालते जाओ, उसमें डालते जाओ, उसमें डालते जाओ, उसमें डाल। ये
अरे मक्खी बन गई थी, बम्बल बी की मक्खी आ गई थी। और शॉर्ट नोट्स का बैंक बनने के बाद आखिरी 2 दिन आराम से केवल शॉर्ट्स नोट्स पढ़ो, फॉर्मूले पढ़ो, ट्रिक्स पढ़ो, सारा चीजें एक जगह एक्यूमुलेट कर लो एग्जाम के पहले केवल उस पर। क्यों भूल जाते हैं एग्जाम में सब कुछ? क्योंकि आखिरी दिन सैटरडे को या संडे को जो कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस तुम कर रहे हो केवल एग्जाम में वही मेमोरी में ज्यादा इंपैक्ट करके तुम्हारे को ओवरलोड कर दिया, यानी ओवरराइड हो गया तुम्हारे मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट जो लास्ट मोमेंट पे तुमने पढ़े। तो जो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले पढ़ रहे थे वो सब गायब कर देना। आप कभी भी आंख बंद करेंगे वही 2-3 फॉर्मूले उछलते रहेंगे। आप देखा होगा, मैंने भी फील किया ये कि एक फॉर्मूला और एक एग्जांपल बहुत ध्यान से हमने आखिरी में पढ़ लिया, हमको लगा एक फॉर्मूला हमने बहुत ध्यान से पढ़ा, हमको लगा आज हमने कमाल कर दिया है। ये फॉर्मूला कभी इतने मजे से हमको समझ नहीं आया था और हमने उसको इमेजिन भी कर लिया, बहुत मस्त पिक्चर बनाया। एग्जाम में बैठोगे बेटा वही फॉर्मूला वही पिक्चर ही दिमाग में आता रहेगा। होता है कि नहीं होता है? कोई भी सवाल पढ़ रहे होगे वही घूमता रहेगा दिमाग में, अरे यार ये क्या, वही घूमे जा रहा। और हम पूरे पेपर में वही ढूंढ रहे हैं कि अरे ये क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए। वो इसीलिए हो रहा है कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बराबर तैयार किया ही नहीं, हमने सभी कॉन्सेप्ट को बराबर इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, हमने लास्ट में जिसमें मेहनत किया बस वही मेरे दिमाग में छपा हुआ है। तो आखिरी के दिन नहीं दिमाग में, हाँ गाना भी हो जाता है। कोई कुछ लोग रिलैक्स करने के लिए कहते हैं सर मेरे पापा तो बोलते हैं कि दिमाग में ज्यादा टेंशन हो जाए तो गाने सुनो। अबे गाने सुनना भी जहर है ना, जो गाना दिमाग में भर जाएगा वो निकलता ही नहीं, निकलता नहीं, फिर तुम बैठे रहोगे वही गाना दिमाग में चलता है, कुछ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते, फिर सोच रहे सवाल चल रहा है गाना। पूरे टेस्ट में वही गाना चलता रहेगा, बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चा रा 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 रा। इसको करके देखो, आपको फायदा होगा इससे। म्यूजिक से रिश्ता तोड़ दो, अभी 6 महीने की कोशिश करनी है बस। इस समय जो भी चीजें तुमको लग रही है मुश्किल है वो सब हमको अब कर लेनी है और पैनिक नहीं करना है। ऐसे नहीं कर अरे सर अब तो टाइम आ गया, अब तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि बस अब तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया, फिर तो तुमको बोर्ड देना है। अरे यार बोर्ड दे लेना, हो जाएंगे वो। तुमको लगता है क्या इतने पैंडेमिक वाले सिचुएशन में जिसमें साल भर स्कूल नहीं चला बोर्ड किसी का कुछ उखाड़ लेगा? लग रहा है कि इस साल बोर्ड के पेपर लोगों को फेल करने के लिए बनाए जाएंगे? ऐसा लग रहा है आपको कि इस साल बोर्ड में तुम एक मिस्टेक करोगे तो 10 नंबर कटेंगे? कहां टेंशन, वो केवल स्कूल वालों का इंजेक्शन होता है कि तुम नहीं करोगे तो इंजेक्शन ठोक देंगे, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा। वो सब छोड़ो ना यार, अटेंडेंस लेके कहां जाओगे? क्या है अटेंडेंस का कोई बैंक है क्या जहां भर लोगे अटेंडेंस? हर चीज को इतना ओवर इंपॉर्टेंस दे देते हैं लोग। जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी रखो, जितना मेहनत आपको अच्छे से किया जा रहा है आप करो। मतलब अगर आप कहते हो कि मैं 15 घंटे नहीं पढ़ सकता सर, मैं जान निकल जाएगी मेरी, अरे तो मत पढ़ो मेरे भाई, तुम 12 ही घंटे पढ़ो, फिर 15 घंटे वाले के बराबर रैंक की उम्मीद नहीं करो। फिर खुश रहो ना अपने में कि मुझे नहीं चाहिए 15 वाली रैंक, मैं 12 वाली रैंक में खुश हूं।
जी लूंगा। हमको एफर्ट डालने की इच्छा कम है, लेकिन रिजल्ट मुझे सबसे बेटर चाहिए, ये धोखा है। हमको हिपोक्रेसी नहीं जीना। हम अगर मेहनत 10 घंटे की कर सकते हैं तो हमारी रैंक 10 घंटे वाले बच्चे जैसी ही आनी चाहिए। भगवान से केवल यही मांगो कि मेरी रैंक भगवान उतनी तो दे देना जो 10 घंटे वाले की आती है। बट आपको नहीं पता है कि कौन सा बच्चा कितना ज्यादा पढ़ रहा है। तुम बात करोगे तो बोलेगा अरे यार कल का तो पूरा दिन मैंने बर्बाद कर दिया। तुम अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, हाँ बर्बाद कर दिया, वेरी गुड। कल तो मैं 4 घंटे पढ़ा था, इसका बर्बाद, तो मेरे 4+ हो गए। आज तुमने क्या किया? बोला आज तो मैं अभी सो के उठा हूँ। अच्छा अभी सो के पढ़ेगा, इसका मतलब मैंने तो 2 घंटे सुबह से पढ़ लिया है, तो मैं 4 2 6 मेरे 6 घंटे ज्यादा हो गए। ऐसे थोड़ी ना कैलकुलेशन होता है। तो झूठ बोल रहा है तुमसे। वो अभी सो के उठा बोल रहा है तुमको सुबह से 6 घंटे निपटा चुका, कल भी 16 घंटे पढ़ा था, और तुम कह रहे हो कि 6 घंटे आगे, वो तुम 20 घंटे पीछे चल रहे हो। समझ गए? किसी का कोई कंपैरिजन नहीं। जिसके टाइम टेबल बेटर है, जिसका टाइम मैनेजमेंट बेटर है, कि कम समय में ज्यादा कर पा रहे हैं, वो भी जीतेगा। जो ज्यादा समय दे रहा है वो भी जीतेगा। और जीतेगा वही जो पूरे मेहनत से कर रहा है। 6 महीने का समय भी है, हम बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। और लाइफ बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत है, इसमें बड़े चेंजेस आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, पता नहीं मुझे मैंने ये शेयर किया कि नहीं किया तुमसे। अभी टीचर्स डे पे मेरे को एक फोन आया। मेरा एक स्टूडेंट, मतलब ऐसे तो कई पुराने स्टूडेंट्स के फोन हर बार टीचर्स डे पे आते हैं। मैं अमेज रह जाता हूँ कि इतने पुराने पुराने स्टूडेंट अभी तक भी फोन करते हैं, हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं। तो 2-3 फोन मेरे पास बहुत स्पेशल इस बार आए। एक फोन के बारे में मैं बताता हूँ। एक लड़के ने मुझे फोन किया करीब 5 साल बाद, मतलब कि आज से 5 साल पहले एक बार फोन किया था, फिर 5 साल बाद किया। और वो 5 साल पहले वाला फोन भी 5 साल बाद आया था। मतलब कि वो जब पढ़ने के 5 साल बाद उसने एक बार फोन किया, फिर 5 साल बाद दोबारा फोन किया। अब नेक्स्ट फोन कब आएगा तुमको पता चल गया। उसकी स्टोरी कितनी स्पेशल है। वो जब पहली बार जब पढ़ा मुझसे, तो वो ड्रॉपर बैच में आया था और गांव का रहने वाला था, मतलब उसको कुछ आता नहीं था। आता बोले तो उसको, राजस्थान में मैं पढ़ाता था, तो वो ना तो उसको बोलना ढंग से आता था, बड़ा ठेठ गांव वाला था, और ना ही उसके पास अच्छे कपड़े थे, थोड़ा पैसे भी था। और ना वो, मतलब वो जब शहर में पढ़ने आया तो घबरा ही गया चकाचौंध देख के शहर की। अरे बाप रे बाप, ये होता है और लोग ऐसे बोलते हैं, और कॉन्वेंट वाले बच्चे ऐसे होते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो पहले 2-3 महीने तो घबरा के बेचारा चुपचाप शर्मा के बैठा रहा। उस दिन क्लास पढ़ने के बाद और टीचर से इंटरेक्ट करने के बाद उसके अंदर थोड़ा जोश आया, और उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स समझ में आने लगी। तो उसने बताया, उस समय भी बताया कि सर मैंने आज तक ऐसे पढ़ी नहीं थी। हमको तो स्कूल में जो पढ़ाई जाती थी कि ये 2 फॉर्मूले रटो, इसको लिखना, आंसर आएगा तो नंबर मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होता। तो कह रहा मुझे फॉर्मूले सारे आते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों लगा है मुझे नहीं पता। स्कूल में बहुत बार ऐसे पढ़ाते थे। तो उसका जब तरीका बदला, उसने समझना स्टार्ट किया कि पढ़ाई कैसे हो रही है, चीजें समझ के कर सकते हैं। तो अभी जो फोन आया उसका, पिछले बार आया तो वो उस समय इंजीनियरिंग कर चुका था, मतलब जब मेरे से पढ़ा तो वो सेलेक्ट हो गया। उसने एक NIT जयपुर में जो कॉलेज है उसमें उसका सिलेक्शन हो गया था। IIT तो नहीं हुआ, लेकिन NIT जयपुर में पढ़ा हुआ, और वहां से अच्छा कॉलेज है बहुत, NITs तो बहुत अच्छे होते हैं। तो वहां से पढ़ के फिर वो 5 साल जब उसका इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, तो उसके बाद उसका फोन आया। तो उसने बताया सर मेरा इंजीनियरिंग हो गया, मेरी जॉब भी लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, आपकी आशीर्वाद से हो गया, आपने मुझे ये बहुत ऐसा। बच्चे थोड़ा बहुत श्रेय देते हैं टीचर को, वो बच्चों का ही मेहनत होती है, लेकिन चलो मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई। अभी आया, अब वो IAS बन गया, IAS बन गया। फोन आया मेरे पास कि सर दूसरा हर्डल भी मैंने सूट दिया। मैं कैसे? कह रहा इंजीनियरिंग कर लिया था, फिर मैंने 1-2 साल नौकरी किया, और फिर मैंने कहा अब मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगा। 1-2-3 साल जो भी उसने नौकरी किया होगा, और उसके बाद उसने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। गांव का लड़का, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश बोल नहीं सकता, और तुम्हारे जो शहर वाले बच्चे होते हैं उनके बगल में बैठा दो तो डर के मारे गिर जाए नीचे, ऐसा बच्चा।
लेकिन कह रहा एक बार जो सर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस बढ़ा और मुझे बता दिया कि हर चीज समझी जा सकती है, समझ के पढ़ सकते, तो कह रहा मैंने आईएएस में भी जो सब्जेक्ट्स लिए सबको बड़े समझ के प्यार से पढ़ा, मतलब ये लाइफ का पार्ट बना कि ये मुझे चाहिए, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, इनको मैं पढ़ूंगा, इनको समझूंगा, इनको अपनाऊंगा, और मैंने लगाया। तो वो कह रहा इस समय सर मेरे पास, मतलब मेरे गांव में घर में कुछ भी नहीं है, घर तक भी नहीं है, सब टूटा फूटा था। अभी मैंने घर भी खरीद लिया एक अपना, मेरी कार भी मेरे पास आ गई, एक कार ले ली है मैंने, अभी तो मैंने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया है और मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन मतलब मैं अपने पैसे से जो मैंने पिछली नौकरी से कमाया उससे मैंने कार भी ले लिया, एक छोटा घर भी ले लिया, तो सर मैं अब बड़ा खुश हूँ। तो उसने फिर आशीर्वाद मुझसे लिया। इतनी जबरदस्त स्टोरी। अब उसके आईएएस बनाने में मेरा थोड़ी ना कोई काम है, वो तो उसी का काम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अगर हम सही रास्ता पकड़ लें तो लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स आएंगे। आप एक स्टेप में आज ऐसा लग रहा है कि कमजोर है, अगले स्टेप में जीतेंगे। इस समय अगर बहुत अच्छे निकल गए और आगे जाके ढीले पड़ गए, आगे कोई आपसे ज्यादा जीते। तो हमको ये नहीं सोचना है कि मेरा खराब हो गया तो क्या होगा, मेरे को कम नंबर आ गए तो क्या होगा। वो सोचना है कि हमारे जहां पे है उसमें मैक्सिमाइज कैसे करें, उसमें बेस्ट रिजल्ट कैसे लाएं। उसी का तरीका मैंने आपको अभी सिखाया। तो आपको रिवाइज करना कब बंद करना है? 36 आवर्स पहले, फ्राइडे नाइट को बंद कर दो। फ्राइडे नाइट को बंद कर, रिवाइज कर। तो फिर सर क्या करेंगे? फ्राइडे सैटरडे सोते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट नोट्स। फ्राइडे तक शॉर्ट नोट्स करो, भरते जाओ भरते जाओ, फिर उस ढक्कन को खोलो और फिर सुनते रहो, 2 दिन उसी को सुनो। नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा प्रेजेंटेशन तो यहीं तक था। मैं देखता हूँ कि कोई पॉइंट हमसे छूटा तो नहीं। अब 1-2 पॉइंट जल्दी जल्दी और मैं बोलता हूँ आपको कि जेईई एडवांस में कि साथ-साथ अगर प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, करनी चाहिए हमको साथ-साथ, क्योंकि आखिरी में बहुत तेज नहीं होती। हालांकि कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी आप आराम से डील कर पाएंगे। लेकिन बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस, स्पेशली एमसीक्यूज को ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब कि ज्यादा बोले तो सिंगल चॉइस करने के बाद जो टाइम बचा वो मल्टीपल करेक्ट वाले जरूर करने चाहिए। और मल्टीपल करेक्ट में ही ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो, ऑन एन एवरेज 14 से 16 क्वेश्चंस हर साल 2 पेपर मिला के एमसीक्यूज आते हैं। 14 से 16 क्वेश्चन, किसी पेपर में 8 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, या कभी 7 होते हैं, कभी 8 और 8 होते हैं। तो ऐसे 14 से 16 क्वेश्चंस एमसीक्यू मल्टीपल करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट वाले होते हैं। इसमें से 11 से 13 यानी कि 11 to 13 क्वेश्चंस सेम टॉपिक बट इंटर कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स। सेम टॉपिक मतलब कि जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और ये चारों ऑप्शन सेम चैप्टर की 4 चीजें पूछ रहे हैं। तो ये चार्ज की इंफॉर्मेशन दे दी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया, यहाँ पे कुछ और यानी जैसे एनर्जी पूछ लिया कि कितना एनर्जी। तो एक ही टॉपिक के चारों बातें मिला के एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक, तो 14 to 16 जो क्वेश्चंस हैं उसमें 90% क्वेश्चंस आपको सेम टॉपिक, यानी एक सवाल एक टॉपिक का होगा बट उसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होंगे। आपको आइडिया है, हमेशा यही होता है। इसलिए एक टॉपिक में जितने शॉर्ट नोट्स में जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट आप समझ के जाओगे उसका मल्टीपल करेक्ट करने का चांस ज्यादा। जैसे अगर एक टॉपिक को केवल 10% पढ़ा
और चांस की बात है मेंस में एक सिंगल चॉइस आ गया, तुमने कर लिया, 90% छोड़ के गए थे तब भी काम चल गया, 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रट के गए उससे हो गया, लेकिन एडवांस में नहीं हो पाता, एडवांस में पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। इसलिए क्या करना है, पहला चीज एमसीक्यू सही करने के लिए क्या नहीं करना, डोंट यूज एलिमिनेशन मेथड, इसमें कभी भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना, आपको आइडिया है वैसे ही है, लेकिन फिर भी मैं बोल दूं, कभी भी ये नहीं करना कि बी सही है तो ए गलत हो गया, ऐसा तो नहीं होता, आपको पता है। एलिमिनेशन कभी नहीं करना, एलिमिनेट करके आंसर नहीं निकालते। दूसरा बात है कि ट्रीट ईच ऑप्शन एज न्यू क्वेश्चन। जो एडवांस वाले हैं वो लिख लेना, जे एडवांस वाले, हर ऑप्शन को नया सवाल की तरह ट्रीट करो। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पहले तुमने क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शन ए सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन ए सॉल्व करने के लिए तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, तो तुम कॉन्सेप्ट का नाम मान लो, उसमें छोटा सा लिखना चाहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करते हैं। तो जब तुम आगे बढ़ोगे तो बी ऑप्शन को नहीं सॉल्व करो, फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ो, फिर बी ऑप्शन सॉल्व करो ए होते हुए। ए ऑप्शन सॉल्व कर लिया, ए ऑप्शन तुमने देखा तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा था, तुमने बोला ए तो गलत है, लेकिन बी ऑप्शन पे नहीं जाओ, बी ऑप्शन पढ़ते हुए फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ के बी ऑप्शन को पढ़ो। सी ऑप्शन में भी फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हुए सी ऑप्शन सॉल्व करो, डी के लिए भी फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हुए डी ऑप्शन सॉल्व करो, सारे ऑप्शंस अलग अलग फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हुए सॉल्व करो। एक सवाल को सॉल्व करने के लिए 4 बार मेहनत लगेगी, 4 गुना टाइम लगेगा, लगने दो, क्योंकि टाइम का खेल नहीं। 60-70% पेपर एडवांस का सही होने पे बहुत अच्छी रैंक लगती है। 1 घंटे में आपको 17 या 18 सवाल का आता है, 3 घंटे का पेपर है, उसमें से 50 to 60 क्वेश्चंस होते हैं। 50 to 60 क्वेश्चंस में सिंगल चॉइस क्वेश्चंस करना अभी भी 1 मिनट के अंदर पॉसिबल है। 54 क्वेश्चंस अलग अलग साल पे अलग अलग होता है, किस दिन 17 आते हैं, कभी 18 आते हैं, कभी 20 आते हैं। 1 घंटे 54 थोड़ी ना आते हैं 1 घंटे में। तो 17-18 क्वेश्चंस करने हैं 1 आवर में, उसमें भी सारे करने नहीं है क्योंकि हमारी औकात के बाहर होंगे कुछ 2-3 सवाल। तो अगर मुझे 15 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें भी 5 सिंगल करेक्ट है, तो सिंगल करेक्ट करने में अगर मैंने 5 सिंगल करेक्ट करने में 5-7 मिनट लगाए या 8 मिनट लगाए, तो हमारे को बचे हुए सवाल करने के लिए 1 घंटा जो हमारे पास है, उसमें मल्टीपल चॉइस करने के लिए सबसे ज्यादा समय लगाना चाहिए। इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो जल्दी किसमें करें सर? पैसेज में। सिंगल चॉइस होगा, पैसेज भी मोस्टली सिंगल चॉइस होगा, और इंटीजर टाइप भी सिंगल चॉइस होगा। बोलो सही है कि नहीं? सिंगल चॉइस है, पैसेज सिंगल चॉइस है, और इंटीजर टाइप भी सिंगल चॉइस है। अगर तीनों सिंगल चॉइस है, पैसेज भी सिंगल चॉइस, मैट्रिक्स वाले और एमसीक्यूज ही बदमाशी है। तो मैट्रिक्स और एमसीक्यू या तो थोड़ी देर बाद करने चाहिए, यानी कि जितना पेपर में सिंगल चॉइस है वो पहले अटेम्प्ट में निपटा लो। मतलब वो देखो, उसमें स्ट्रैटेजी अलग अलग बनाना चाहिए लोगों को। जैसे तुम केमिस्ट्री में गए, केमिस्ट्री का सिंगल चॉइस करें, फिर केमिस्ट्री के इंटीजर टाइप करें, फिर केमिस्ट्री का पैसेज करा, ऐसा एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। फिर फिजिक्स करा, फिर मैथ्स करा। या ऐसे हो सकता है कि सिंगल चॉइस केमिस्ट्री का करा, सिंगल चॉइस फिजिक्स का करा, सिंगल चॉइस मैथ्स का करा, फिर इंटीजर केमिस्ट्री का करा, इंटीजर। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे टक 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 एक एक सेक्शन लेके कर सकते हैं। या फिर पहले केमिस्ट्री का सारा कर लिया मल्टीपल चॉइस, वो लेकिन तुम्हारी चॉइस है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सिंगल चॉइस में सिंगल डिसीजन क्वेश्चन होते हैं और सारे के सारे बदमाशी भरे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो हमको
सारे पेपर के सिंगल चॉइस, पैसेज और इंटीजर पहले करने चाहिए। तो कौन से बाद में करने चाहिए? मैट्रिक्स और एमसीक्यू बाद में करने चाहिए। तो अगर मेरे किसी पेपर में 5 सिंगल चॉइस है, 4 क्वेश्चन पैसेज के हैं और 5 इंटीजर टाइप है, तो ये 14 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के हमने जो कर लिए, और इसी तरह से हमने दूसरे के भी कर लिए, तीसरे के भी कर लिए, तो 35-40 सवाल तक हम आराम से पहुंच जाएंगे बहुत कम टाइम में। और 1 घंटे में ही ये 35-30 सवाल करे जा सकते हैं। 50-55 क्वेश्चंस में से अगर 35 क्वेश्चंस तक तुम आराम से पहुंच गए तो तुम्हारा गेम ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो अलग अलग टेस्ट में थोड़ी स्ट्रैटेजी बना के चेक करो कि कहीं ऐसा कर पा रहे हैं क्या कि सारे सिंगल एक साथ करें, या सिंगल, इंटीजर और पैसेज ये पहले तीनों के करके उसके बाद, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगाना। कोशिश करो 1 घंटे में सिंगल वाले सारे हो जाए, फिर 2 घंटे आराम से एमसीक्यू और मैट्रिक्स, एमसीक्यू मैट्रिक्स, उनमें टाइम ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि छोटी मिस्टेक भी क्वेश्चन को पूरा रायता फैला सकती है। और जो सॉल्व हो रहा वही करेंगे, अदरवाइज किसी में उंगली नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पार्शियल मार्किंग भी होती है। आपको आइडिया है कि अगर 3 ऑप्शन सही है और आप एक सही करके आए तो उसका 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन गलत मार्क कर दिया तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना? जो सॉल्व हो रहा है उतना करो, बाकी छोड़ो। ये हम समझ गए। तो हमने 2 पॉइंट लिख दिया कि एलिमिनेशन नहीं करना, दूसरा हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली ट्रीट करना है, इसमें टाइम मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी। टाइम मैनेजमेंट गया तेल लेने में दोस्तों। तीसरा कोई पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट। टाइम नहीं ध्यान दो, एक अलग अलग सब, और 4 बार करोगे, हर बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखना जो पहला ऑप्शन है वो भी जो तुमने छोड़ दिया था या तुमको नहीं आता था, 4 बार अटेम्प्ट करोगे पहला ऑप्शन भी आने लगेगा तुम्हारा, तो क्लियर हो जाएगा कि ऐसे होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली करिए, थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, उसमें कुछ होगा। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मल्टीपल करेक्ट की प्रैक्टिस स्पेशली करो। जो एडवांस करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। हाँ, मैथ्स में टाइम लगता है, मैथ्स इसलिए बाद में करो, मैथ्स बाद में करो। उसमें भी जैसे 5 क्वेश्चंस आए पेपर में, 5 आए एडवांस के मैथ्स के, तो वो 5 सवाल पहले पढ़ लो, उसमें डिसाइड करो कौन से जल्दी होगा। 5 पहले पढ़ लो, ऐसे नहीं पहला पढ़ा लग गए करने, दूसरा पढ़ा लग गए करने, है ना। दूसरी एडवांस में खास बात क्या ध्यान रखनी है कि डोंट गेट ट्रैप्ड। एडवांस के पेपर में क्वेश्चन नॉर्मली लेंदी आते हैं, लेंदी, और लेंदी पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लोग बहक जाते हैं और बस फंसे चले जाते हैं। उसमें नहीं, ट्रैप नहीं होना। ट्रैप कैसे होता है? 3-4 चीजें। अगर हम रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में आ गए, रॉन्ग इंटरप्रेट कर दिया, क्वेश्चन को मतलब गलत समझ लिया, तो सवाल 2-3 मिनट में रायता फैलता है। 2-3 मिनट बाद रायता फैल जाता है, वो ऐसे किसी और डायरेक्शन में चला गया, वो नहीं, छोड़ दो तुरंत। एडवांस के पेपर में क्वेश्चन छोड़ने से पहले ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वी मे कम बैक टू द सेम क्वेश्चन, बट एट दिस मोमेंट ये क्वेश्चन रायता फैल गया, आप हटाओ इसे। तुमको पता चल जाएगा ये डायरेक्शन सही जा रहा है या गलत। अगर गलत निकल गया तो उसको पकड़ के वापस लाने की जरूरत नहीं है। तो 1 से 2 मिनट में तुम्हें किसी एक पार्ट में रायता फैलता हुआ दिखेगा, उस पार्ट को छोड़ देना है तुरंत। दूसरा, जब हम लॉन्ग कैलकुलेशन आ जाए, देखो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है
पूरे पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन होती है या मॉडरेटली लॉन्ग कैलकुलेशन होती है। ज्यादातर फिजिक्स के पार्ट में कैलकुलेशन उतनी खतरनाक नहीं होती, मैथ्स में थोड़ी बहुत होती है। तो मैथ्स पे तो टाइम ज्यादा देना ही है हमें, मैथ्स को तो ज्यादा टाइम के साथ करना ही है। लेकिन लॉन्ग कैलकुलेशन जहां आ रही है और वो हैंडल नहीं हो रही है, तुरंत छोड़ दो सवाल, उसमें बैठे नहीं रहोगे कि कैलकुलेशन कर रहे हैं 10-15 मिनट कैलकुलेट कर दिया, फिर पेपर में वापस आना और उस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करना। जहां लगा बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई, तुरंत छोड़ के भागो उस क्वेश्चन को, फिर दोबारा वापस आएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन 15 मिनट लगा के अगर हमने कर दिया और इसके बदले 4 सवाल हमारे 2-2 मिनट वाले छूट गए, 4 सवाल अगर 2-2, कोई ऐसा भी तो सवाल होगा जो 2 मिनट में होगा, कोई ऐसा होता नहीं है, कुछ ऐसे भी तो क्वेश्चंस होते हैं 2 मिनट में होते हैं। या तो समझ गए ना, अब मान लो तुम सिंगल चॉइस कर रहे हो, तुमने बोला सर आपने तो बोला सिंगल चॉइस पहले करो, वो तो जल्दी हो जाएगा। सिंगल चॉइस में रायता फैल गया, कैसा बड़ा कैलकुलेशन ऐसा आ गया जो तुम्हें लग रहा है हो जाएगा, लेकिन वो फैलता जा रहा है और वो बड़ा होता जा रहा है, उसका कैलकुलेशन समेट में ही नहीं आ रहा है तुम्हें, तो फिर छोड़ दो उसको, कभी फंसना नहीं। ये लालच मत करना कि हमने इसमें 4 मिनट लगा दिया है, अब अगर ये सारा सवाल नहीं हुआ तो मेरा जीवन बेकार है, मैं जी नहीं सकता, इसको साले को सॉल्व करके ही रूम से बाहर निकलूंगा। जब मैं बाहर निकलूंगा तो लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे और मुझे सर पे मुकुट पहनाएंगे, टीका हो जाएगा, मुझे रात जल्दी मिलेगी। वो सब चीजें नहीं सोचो, ईगो ट्रिप पे नहीं जाना क्वेश्चन के साथ, उसको छोड़ो। नेक्स्ट जो पॉइंट है लॉन्ग, देखो इसी से पता चलता है अगर क्वेश्चन तुमको जिस पॉइंट पे तुम्हें मोड़ना है वहां नहीं जाने के बाद किसी और डायरेक्शन में निकलता जा रहा है, छोड़ दीजिए उसको। कैलकुलेशन बहुत ही लेवल से ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, छोड़ दो उसको, उसमें ट्रैपिंग नहीं चाहिए हमें। हमको बहुत सवाल मिलेंगे, कमजोरी अपने आप को ऐसे कमजोर मत करना कि अरे ये भी नहीं हुआ तो लानत है, ये भी नहीं कर पा रहे तो बेकार है, वो भी नहीं हो रहा तो बेकार है। हमारी लिमिट में 50 से 60% पेपर आराम से आना चाहिए, वो आएगा, पहले उस पर फोकस करेंगे, जो लंबा जा रहा है उसको लौट के आके करो। तीसरा है कि कोई न्यू सिचुएशन आ गई, न्यू सिचुएशन और बिल्कुल नया कोई कॉन्सेप्ट उठा दिया है जो तुमने सुना ही नहीं, उन क्वेश्चंस में भी घुसने की जरूरत है। न्यू सिचुएशन भी कई बार ऐसी होती है, मैथ्स में तो बहुत आसानी से बनती है कि ऐसा कोई सिचुएशन या कहानी उठा दिया जो तुम कभी कुछ सुना ही नहीं था तुमने। हाँ, तो या पैसेज में कोई ऑफ सिलेबस का, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। अब अगर सिलेबस से बाहर का पॉइंट है और तुमने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं था या तुमको कभी पहली बार ये पॉइंट उठा है, तो तुम क्या करो, उसको पैसेज में तो एक्सप्लेनेशन होता है तो समझने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस में कोई ऐसी पॉइंट आ गया जो तुम पढ़ के ही नहीं गए, हो सकता है सिलेबस में हो लेकिन तुम नहीं करके गए, तो नहीं करके गए तो रायता वहां पे फैल गया। तो ये नहीं कि अब हम यहाँ पे सोच के अब इसको करेंगे, इसको भी सोचो ना, पैसेज है तो ट्राई करना बाद में, पहले वो करना जो तुम्हें आता है। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठ रहे हैं क्या? हमको ईगो ट्रिप नहीं पकड़नी है, हमारा मेन पॉइंट है कि हम पहले वही करें जो हमारे कंट्रोल में है, पहले वही करें जो चीज हमको प्रैक्टिस करके हम गए हैं। अभी प्रैक्टिस जितनी कर रहे हो वो कम है, जैसे जैसे ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे, सारे शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाओगे, सारी चीजों को कंसोलिडेट करते जाओगे, तुम्हारी प्रैक्टिस बेटर होती जाएगी, तुम्हारी रेंज बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा अभी तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार जो मैग्नेटिज्म का टेस्ट दिया तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखे जो तुमने पहले ट्राई नहीं किए, क्योंकि तुम करके ही 30 सवाल गए थे। तो 30 क्वेश्चन के पेपर में तुम पहले बस प्रैक्टिस में 30 क्वेश्चंस करके गए, तो 30 के क्वेश्चन में तो 20 तुम्हें मिल ही जाएंगे जो बिल्कुल नए लगेंगे। लेकिन अब यही चैप्टर जब 2-3 बार कर लो, इसके प्रीवियस ईयर सारे कर लो, इसके एनसीईआरटी सारे कर लो, इसकी एचसीवी सारी कर लोगे, तो एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आ चुका है। सबको शॉर्ट नोट्स में घुसा दो, हर क्वेश्चन का हिंट शॉर्ट नोट में घुसा दो, टक 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 शॉर्ट नोट उठा गए,
उसको हर टेस्ट के पहले 2-2, 4-4 घंटे, 5 घंटे रिवाइज करोगे पूरे शॉर्ट नोट्स, तो सारे पॉइंट तुम्हारे दिमाग में उस समय ताजा ताजा बैठे। एग्जाम में गए, हजारों क्वेश्चन का मसाला तुमने शॉर्ट नोट्स में बैठा के यहाँ रख दिया है, अब तुम बस बैठोगे, 1000 क्वेश्चन की ताकत तुम्हारे पास है। 1000 क्वेश्चन की ताकत लेके जब बैठोगे तब 1-2 सवाल ऐसे होंगे जो इधर उधर बाहर से खुदक रहे हैं, उनको किनारे करो, जो बाकी है उनको पहले निकालो। उनमें भी कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे, जो नहीं होंगे उनकी कैलकुलेशन भयंकर आ रही, हटाओ जी उनको, जो होंगे पहले उनको करते हैं, जो नए हैं उनको ट्राई करना बाद में करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि यही कि ना ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। एडवांस के पेपर में कभी ओवर अटेम्प्टिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर अटेम्प्टिंग का मतलब है कि आप अपनी लिमिट पकड़िए अभी कि पेपर 300 नंबर का है, मेरे आते हैं 60, तो 60 से 100 पहुंचने की कोशिश करो, 60 से 250 पहुंचने की कोशिश नहीं करो, 60 से 100, 100 से 125, 125 से 150, उतना ही दिमाग स्ट्रेस ले पाएगा। तो ओवर अटेम्प्ट क्या होता है कि क्वेश्चन आते हैं 5 कर दिए 15, क्वेश्चन आते हैं 10 कर रहे हो 18, उतने नहीं करने। 10 आते हैं, पुश करो अपने आप को कि 10 से 12 तक पहुंच पाए। अगर जो तुम्हारा रेंज चल रहा है, तो हर टेस्ट में एक रेंज में आप खेल रहे हैं, उस रेंज को थोड़ा सा 50 नंबर तक पुश करने की कोशिश करनी चाहिए। और हर टेस्ट के पहले एक रियलाइज करना चाहिए कि इसमें मैं कितने क्वेश्चन आराम से कर पाऊंगा। तो उस क्वेश्चन के रेंज में थोड़ा डिसाइड करो। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे 100% स्कोर चाहिए। ये एडवांस का पेपर है, ओलंपियाड लेवल पे चलता है, इसलिए 100% स्कोरिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। उसके लिए कहना नहीं पड़ेगा। जैसे जो बच्चा 100% कोई अटेम्प्ट करता है, वो इतना गॉड लेवल पे खेल रहा होगा कि उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो पहले से ही खेल रहा होगा। जो सीख रहे हैं ये पॉइंट, वो 100% पे नहीं खेल रहे हैं, उनको इम्प्रूव करना है। तो वो लोग अभी कोशिश करें कि पूरा 100% नहीं, 60, 70, 80% तक ही अभी पुश करें अपने आप को पेपर में, ठीक है ना। 10-20% छूटने दें, जाने दें, गलत होने दें, कोई दिक्कत नहीं, बट उसको भी इम्प्रूव करते रहना है। और हमारा आखिरी पॉइंट है कि डोंट स्टडी स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स जस्ट बिफोर द एग्जाम। ये पहले भी हमने बोला, लेकिन एडवांस में बहुत जरूरी है ये बात कि आपका दिमाग बहुत रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि एडवांस में पेपर इतना अच्छा आता है। मक्खी बन गई। एडवांस में पेपर इतना अच्छा आता है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं कि अगर आपका दिमाग रिलैक्स्ड नहीं है, अगर आप नए आइडिया सोच नहीं पा रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है ये समझने में कि कोई नई चीज आ गई तो तुम्हारा दिमाग ही घूम जा रहा है, वो इसीलिए होगा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो इतना ज्यादा पढ़ के तुम चले गए हो कि हर सवाल में बस वही बात बोल रहे हो। सवाल इजी है, कुछ और बोल रहा है, तुम कुछ और ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम वही पढ़ के आए हो। तो इसलिए एग्जाम के पहले जितने भी टेस्ट आप देंगे एडवांस के, उसके पहले स्पेशली कभी भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक सॉल्व एग्जांपल या ट्रिक वाले क्वेश्चंस नहीं करके आने चाहिए। एग्जाम के पहले जनरल कॉन्सेप्ट पर ही फोकस होना चाहिए कि जनरली किस तरह के सवाल होते हैं, जनरली किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स या एग्जांपल्स हैं। जनरली जैसे एक रेंज होती है ना हर सवाल में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के ये 50 एग्जांपल तो देखे, लेकिन ये 50 में 35 एग्जांपल एकदम ऐसे ही है कि कंजर्वेशन किस कभी इस पॉइंट के अबाउट है, कभी उस पॉइंट के अबाउट है, क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं अलग अलग एग्जांपल में। ये चल फोनवा बहुत आवत है, इसलिए मक्खी बन जावत। फोन बहुत आ रहा है।
ऑनलाइन में तो सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं देखते, सबको देखने में हाँ ठीक है, ऑनलाइन में सारे एक साथ नहीं दिखते हैं, लेकिन जो दिख रहा है उसमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अपने आप से पूछो ये सवाल हमारी औकात के अंदर है कि नहीं, या ये तुरंत हमसे सॉल्व होगा या नहीं, या इसका कॉन्सेप्ट हम सीख के आए कि नहीं। अगर हमारा जवाब नहीं आ रहा है बार बार कि हमको ये पता ही नहीं है इस सवाल में क्या हो रहा है, आगे बढ़ो। मतलब हर सवाल में चांस लेने की जरूरत नहीं है। वी कैन ऑलवेज कम बैक, उसको निशान बनाओ, रिव्यू लेटर वाला और आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है एडवांस के पेपर में कि हर सवाल अभी अटेम्प्ट करके फिनिश कर फिर आगे चलेंगे, पता नहीं आ पाए वापस, आ पाए कि नहीं आ पाए, गड़बड़ ना हो जाए। इतना नहीं घबराना। एडवांस का पेपर ओलंपियाड की तरह, बोर्ड की तरह है, आपको एम्पल टाइम मिलेगा, आप उसको बार बार आके घूम घूम के, मतलब आप थोड़ा दिमाग में तो रखो कि अगर हम 70-80% ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और हमको 54 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चन का पेपर है, जिसमें से हमको मान लो 40 सवाल करने या 45 सवाल करना है, तो 45 क्वेश्चन 3 आवर्स में करने के लिए 1 घंटे में 15 सवाल करने। अब 15 सवाल में एक सवाल में 2 मिनट देंगे तो 30 मिनट में होनी चाहिए। भाई कुछ तो ऐसे भी सवाल हुए ना जो 2 मिनट 1 मिनट में भी हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे 15 क्वेश्चन एक चैप्टर एक उसके करना है सब्जेक्ट का, और से उस 15 में से भी 45 में से 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी है, इजी मतलब नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं। तो 20 सवाल हमने उसको आधा घंटे में निपटा दिया, 1 से 1.5 मिनट वाला। तो बाकी बचा हुआ 25 सवाल हमको 2.5 घंटे में करना है यार। हर सवाल के लिए तुमको बहुत टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट लगा, ठीक है ना। कुछ सवाल जो हम छोड़ रहे हैं उनमें भी टाइम जाएगा, लेकिन वही कैलकुलेशन तो अच्छी पकड़नी है कि जो सवाल हमसे नहीं हो रहा उसमें ज्यादा टाइम न जाए। हाँ देखो, जो नहीं आता, अब जैसे कोई एक मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन आया जिसका एक ऑप्शन तुम्हें आता है और बाकी नहीं आता है, तो वो ऑप्शन करके आगे बढ़ो। तो नहीं आता उसमें कहाँ दिमाग लगा है। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल तुमको दिख रहा है जो तुम्हें आता है और तुम पूरा कर सकते, तो लगाओ भी टाइम इसमें। लेकिन मेरा क्या मुद्दा है ये समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि एडवांस के लिए टाइम की लिमिटेशन अपने दिमाग में अभी मत रखो। स्पीड पे फोकस करो, लेकिन टाइम की वजह से फालतू सवालों को जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उसमें छोड़ते जाओ, ज्यादा से ज्यादा सवाल छोड़ो, उसको लौट के घूम के आओ। एक बार थोड़ा ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ, बाकी तो बहुत इंप्रूवमेंट लाइफ में धीरे धीरे होता है। तो इस मैंने जो अभी स्लाइड डेक बनाया था उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन मैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि आज सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बोली है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, यानी कि अपने ऐसे रिवीजन नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए जिसको पढ़ के आप हर टेस्ट में अपीयर हो, और हर टेस्ट के बाद उस शॉर्ट नोट में फिर से चेंजेस आएंगे। तो आप नोटबुक बनाओ, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 या 3 में डालो, और फिर ऐसे ही जितने, मान लो एक चैप्टर में तुम्हें लग रहा है कि 10 पेजेस लगेंगे, लेकिन अभी तुमने 4 पेज में सारे लिख दिए, तो जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे उसी के पीछे ऐड करते जाओ। हर टेस्ट में जो नई चीज सीखे उसमें ऐड करो, हर प्रीवियस ईयर एग्जांपल करने के बाद जो नई चीज सीखे उसमें ऐड करो। अगर ऑलरेडी नोट्स में नहीं है, और तुम्हें पता कैसे चलेगा नोट्स में है कि नहीं, क्योंकि नोट्स पढ़ने भी तो है, पढ़ो, ये तो रट नहीं है, ये तो याद नहीं है। केमिस्ट्री में इसमें बहुत जबरदस्त फायदा होगा, फिजिक्स में भी बहुत जबरदस्त फायदा होगा। फिजिक्स में तो बहुत मस्त है, केमिस्ट्री में भी मस्त है, मैथ्स में तो थोड़ा सर से भी डिस्कस कर लेना। मुझे लगता है कि मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस तो आप इसमें हिंट में लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाओ। पहले पेपर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते थे, या जैसे मेरे टाइम में पेपर सब्जेक्टिव होते थे, ओलंपियाड जैसे होते थे, तो उसमें क्या आप ज्यादा कुछ चीजें याद करके भी नहीं आना चाहिए था, तो हम ज्यादा याद करके नहीं जाते थे। हमको जितनी चीजें पता है वो
कॉन्सेप्चुअली पता होती थी कि भाई इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है, इसमें ये है, इसमें एनर्जी है, इसमें ये कर देंगे, बस उतना मेन एग्जांपल याद करके जाते थे और क्वेश्चन सारे नए और भयानक होते थे तो वहीं बैठ के अटेम्प्ट करते थे। लेकिन अभी हमको याद भी रखनी है चीजें, हमको रिजल्ट भी डायरेक्टली आने चाहिए। मेंस और नीट के लिए शॉर्ट नोट्स की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है। इसको आप लोग आज से बनाना स्टार्ट करो और 10-15 दिन बाद इसमें थोड़ा क्या और ऐड हो सकता है या रिव्यू क्या हो सकता है तो मुझे बता। कुछ एक दो बंदे मैग्नेटिज्म के शॉर्ट नोट बना के मुझे भेजो, एक तो क्या सभी लोग बना के भेजो। आप लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ और 1-2 दिन में मुझे भेजो, उससे मैग्नेटिज्म रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। समझ गए क्या? 18 में से 8 आज बनते हैं भाई, कोशिश करते जाएंगे तो 10 बनने लगेंगे, 12 बनने लगेंगे। कोई आज पेपर नहीं है, 6 महीने का समय है, पैनिक नहीं होना है, हर चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि इम्प्रूवमेंट के तरीके ढूंढे जाएं हर टेस्ट के बाद। हर बार ये सोचो घर में बैठ के कि ये जो 8 सवाल 18 में से किए, क्या इसमें से अभी 10 करने होते तो हमारे कौन से 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो अंडर कंट्रोल थे लेकिन नहीं हुए, और 10 हो रहे हैं तो क्या हम 12 तक पहुंच सकते हैं? एक बार पेपर पे नजर तो घुमाओ, एक बार रियलाइज तो करो कि क्या हम 15 तक जा सकते। कोई ऐसा दिन होगा जब हम 15 तक जाएंगे? तो जाओगे, आपका दिमाग आपको देने लगेगा। जनवरी अटेम्प्ट के लिए 3 मंथ है, तो 3 मंथ में बहुत बहुत चमत्कार होता है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। अभी जैसे मैं देखता हूँ तुम लोगों का इंटरेक्शन, इतना बढ़िया तुम लोग आंसर कर रहे हो। 11th से अभी तक में आप लोगों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आप लोग नहीं रियलाइज करते हो, लेकिन हम तो देखते थे ना लास्ट ईयर कैसे तुम लोग नालायक टाइप बैठे रहते थे, नाक बह रही है, जुएं गिर रहे हैं सर से और कोई हवा नहीं लग रही तुमको। लेकिन अब जो है आप आधा सवाल सुनते हो, पूरा आंसर देते हो, तो बहुत डिफरेंस आया आपकी तैयारी में। तो हम लोग जैसे जैसे जी मेंस की तरफ बढ़ेंगे तो पहला अटेम्प्ट बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में ज्यादातर दुनिया झंडू तैयारी में होती है और कोटा वाले स्पेशली बहुत बेकार तैयारी में बैठे होते हैं, क्योंकि कोटा में टीचर आराम से पढ़ाता है। इसलिए आप जो भी बच्चे हैं उनके हिसाब मुकाबले अगर आप लोग अच्छी तैयारी करके जाओगे तो बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स होता है। बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स में सब्जेक्ट वाइज भी हो रहा है, तो आपको अगर 2 सब्जेक्ट भी इस बार बहुत स्ट्रांगली गए और आपने 2 सब्जेक्ट में 99.99 उड़ा दिया और बाकी दूसरे अटेम्प्ट में तीसरे वाले सब्जेक्ट पे फुल फोकस करके गए, उसमें उड़ा दिया, तो ओवरऑल जो रैंक बनेगा अच्छा बन जाएगा। हमको तो वही कोशिश करनी है। इस साल मामला ज्यादा डिफिकल्ट, पेपर इजी एक्सपेक्ट करना अगले साल भी पेपर इजी आएगा, इसलिए स्कोर जो तुम सोचते हो उससे ज्यादा चाहिए। जितना भी स्कोर आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा स्कोर चाहिए। भाई मैं पढ़ नहीं पाया क्या लिखा। एक मिनट, मैं तो पढ़ नहीं पाया जरा, और ये चिरकुट टाइप है। सब्जेक्ट वाइज होता है जेई अटेम्प्ट टीम हर क्या। हाँ सर सच में ऐसा। अच्छा 11 बर्बाद कर दिया। बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट कब से सर? सर सब्जेक्ट वाइज होता है, बेस्ट ऑफ सब्जेक्ट होता है। हाँ इस बार ऐसा ही था, अब पता नहीं नेक्स्ट ईयर होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस बार बच्चों ऐसा था कि लास्ट ईयर सॉरी दोनों अटेम्प्ट में 3 सब्जेक्ट का आपका बेस्ट परफॉर्मेंस अलग अलग कंसिडर किया। यानी कि अगर कोई चालाक इस बार रहा होगा और उसने जनवरी अटेम्प्ट में मान लो केमिस्ट्री छोड़ दिया और अभी वाले सितंबर वाले अटेम्प्ट में उसने
केमिस्ट्री और सॉरी फिजिक्स और मैथ्स अगर छोड़ दिया तो जनवरी वाला उसको केमिस्ट्री वाला ले लेंगे और ये वाला फिजिक्स मैथ्स ले लेंगे। तो लोगों का, क्योंकि ये पता नहीं था लोगों को, बट जिसने भी काफी ऐसा चांस लेके गया होगा तो उसकी अंधी लग गई। बट ये कहना अभी मुश्किल है कि नेक्स्ट ईयर भी ये रहेगा या नहीं, क्योंकि ये तो जेई वाले अपने हिसाब से सिस्टम बनाते हैं। तो इस बार किसी बच्चे की तुम मार्कशीट देखना तो तुमको दोनों अटेम्प्ट में बेस्ट ऑफ 2 वाला जो स्कोर है अलग अलग लिख के फिर फाइनल परसेंटाइल बनाया। इसलिए ज्यादातर बच्चों के वही परसेंटाइल चले। देखो क्योंकि क्या होता है ना कि अगर परफॉर्मेंस डाउन आ रही है तो तीनों में ही डाउन आ जाती है, परफॉर्मेंस अप हो रही है तो तीनों में ही अप होती है। तो वो डिपेंड करता है। प्लस ये रिलेटिव मार्किंग वाला है, आपके नंबर बढ़ रहे हैं लेकिन आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं अगर उनके नंबर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे घट रहे हैं। ये गेम क्लियर है क्या? तो हर बच्चे ने जनवरी अटेम्प्ट के मुकाबले ज्यादा नंबर लाया, फिर भी ज्यादातर बच्चों का नया परसेंटाइल स्कोर पहले से कम आया। समझ गए क्या आप लोग? तो पिछली बार में जितने नंबर पे 99.9 बन रहा था अब उसके ज्यादा नंबर पर भी कम बन रहा है स्कोर, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे आपसे आगे होंगे आपका परसेंटाइल स्कोर उतना कम हो जाएगा। है ना भाई, समझ गए? अच्छा, दूसरी बात यह है कि जनवरी अटेम्प्ट में ज्यादातर लोगों के स्कोर कम आते हैं क्योंकि उनके सिलेबस पूरे नहीं होते, क्योंकि कोटा में तो कोई स्कूल होता नहीं है, तो वो जनवरी दिसंबर तक तो सिलेबस खत्म करते नहीं, वो लोग फरवरी तक ही करते हैं और फिर सीधा बोर्ड देने जाते हैं। तो जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता बच्चों का तब उनके स्कोर कम आते हैं। तो जनवरी अटेम्प्ट सबसे सेफ अटेम्प्ट है आप लोगों के लिए। लेकिन इस बार कोटा की भी ज्यादा चिंता नहीं करना, कोटा वाले बच्चों की बिल्कुल तैयारियां बहुत बर्बादी लेवल पे है, बहुत बर्बाद लेवल पे, क्योंकि वो कोटा में है नहीं, उनको पीयर सपोर्ट मिल नहीं रहा, अपने गांव देहात में रहते हैं, वहां पे इंटरनेट और ये सब बहुत फफूंद है। तो तमाम मेरे कोटा के टीचर से बात होती है, जो टीचर एक टाइम पर 200 300 बच्चों का बैच पढ़ाते थे, आज वो उन्हीं बैच में 30 बैच 5 बच्चे 10 बच्चे 20 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है ज्यादातर बच्चों के पास अभी भी ये ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए, और वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं और उसका लाइव लेक्चर नहीं होता। सुबह रिकॉर्डेड लेक्चर आता है, शाम को डाउट की एक जूम क्लास होती है, डाउट पूछ लो। तो मामला मतलब उतना आसान नहीं है औरों के लिए भी, जितना आपके लिए मुश्किल है सबके लिए। बट हमको बेस्ट यूज करना है इस समय का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस बार बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हो और खींच लोगे अच्छा स्कोर। तो आज से शॉर्ट नोट्स पे जरा फोकस करो बच्चों, 1-2, हाँ 1-2। अरे स्टार बैच वाले भी अभी तुम्हें दिखाऊंगा, उनके भी पूरे स्टार निकल चुके हैं। स्टार बैच वाले स्टार करते हैं। अगर ये पूरे इंडिया में टहल टहल के बच्चों को पोच ना करें, एलएन वाले अगर सारे इंडिया में घूम घूम के और कोहिनूर करके और बच्चे इकट्ठा ना करें, एक रिजल्ट इनके पास से नहीं आता है। ये सब कहानियां गगन दलाल को यहाँ पे अपोच कर रहे हो और एपेक्स उसमें जाके फिडजी में जाके वहां के बच्चों को खींच रहे हो। भैया तुम्हारे पढ़ाने का दम है तो पढ़ाओ ना कोटा में, वहां से लाओ ना रिजल्ट। पर पूरा इंडिया कहाँ ढूंढ रहे हो? एक बच्चा भी कोटा जो जयपुर से आता है, चंडीगढ़ से आता है। लेकिन अब ये बातें हैं, इसमें हमको कोई मतलब घुसने की जरूरत नहीं है। हमको ये सब नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। कौन क्या तैयारी कर रहा है मुझे क्या मतलब है, मैं अपना बेस्ट एफर्ट मारूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है, वो हम करेंगे। कहीं कोई भगवान नहीं पढ़ा रहा, कहीं कोई ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही कि जी उनको ये ज्यादा पढ़ा दिया गया हमको कम पढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट है कि हमने जो पढ़ा हमको क्या वो सारा आता है, हम उसको कर पा रहे हैं एग्जाम में, नहीं कर पा रहे तो हम पहले अपने अंदर सुधार लाए ना। तो आप पहले बेसिक लेवल पे यानी जेई मेंस और एडवांस मेंस और नीट वाले बच्चे सब अपने शॉर्ट नोट्स बना। जब ये शॉर्ट नोट्स मेंस और नीट वाले जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करके उन नोट्स को
एडवांस लेवल वाले नोट्स के बराबर बनाएंगे। तो आपको 2 दिन का समय मैं देता हूं मैग्नेटिज्म में। भाई देखो तेजी से करना है, लेकिन आधे घंटे से ज्यादा नहीं देना है हर दिन। हाफ एन आवर दो नोट्स बनाने के लिए, और किताबों से छाप नहीं देना है, रियलाइज करते हुए लिखना है कि ये सचमुच आपको आता है, इसलिए शॉर्ट नोट्स में जा रहा है। जो नहीं आता वो नहीं जाना है, जो आता ही नहीं, क्योंकि फिर उसको रिवाइज करोगे आपका दिमाग नोटिस नहीं करेगा, तो फिर शॉर्ट नोट्स भी तुम्हारा लॉन्ग नोट्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 2 दिन के समय के बाद आप मुझे मैग्नेटिज्म चैप्टर का शॉर्ट नोट दीजिए और वेव का शॉर्ट नोट्स उसके 2 दिन बाद दीजिए। ऐसे 4-5 दिन में दोनों दीजिए। अगला टेस्ट में यही दोनों आ रहे हैं। फ्राइडे से संडे तक शॉर्ट नोट्स पर ही फोकस चलेगा। देखते हैं इस बार परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं। ठीक है, ओके, बाय बाय, राम राम।